स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीपीएससी एवं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स विषय से जनांकिकी एवं इसके विभिन्न आयामों की चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जनांकिकी। जनांकिकी से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या के आकार, घनत्व, वितरण एवं वृद्धि का वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय अध्ययन होता है। इसमें जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। यह जन्म, प्रवसन और मृत्यु की 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से जनांकिकी गत्यात्मकता को समझने का प्रयास करता है। भारतीय जनांकिकी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का 2.42% है, जबकि देश की कुल आबादी विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय ग्रामीण जनसंख्या 68.85% है। भारतीय दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 में 17.70%, जबकि 1991-2001 में यह 21.5% थी। भारतीय लिंगानुपात 2011 में 943 प्रति हजार, जबकि 2001 में 933 प्रति हजार था। जनसंख्या के गैर कामगारों का एक बहुत बड़ा अनुपात है। असंतुलित आयु संरचना, निर्जातीय विविधता। अब हम इसके भारत में जनसंख्या के वृद्धि के कारणों का अवलोकन करेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, मृत्यु दर में गिरावट और उच्च जन्म दर। यद्यपि 2011 की जनसंख्या में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर इसके पिछले दशक के 21.54 से घटकर 17.7% हो गई है, लेकिन निरपेक्ष जनसंख्या में कोई खास कमी नहीं आई है। 2001 के दौर में दशकीय जनसंख्या 18.3 करोड़ थी, जबकि 2011 में यह 18.1 करोड़ रही। विगत दशकों में उच्च प्रजननता दर, जिसको हम लोग इंग्लिश में टोटल फर्टिलिटी रेट TFR से भी कहते हैं, के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रजनात्मक आयु समूह में है। यह जनसंख्या वृद्धि में उत्तरदायी है। इसके अलावा गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग कम है। उच्च शिशु मृत्यु दर की वजह से प्रजननता भी अधिक है। इसके साथ ही भारत में 50% से अधिक लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता है, जिससे टू अर्ली, टू फ्रीक्वेंट, टू मैनी प्रजनन पैटर्न उत्पन्न होता है। भारतीय जनसंख्या थॉमसन एवं नॉटस्टीन के द्वारा प्रस्तुत की गई जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय अवस्था में है। 2013 में मृत्यु दर 7.0 प्रति हजार है, जबकि जन्म दर 21.4 प्रति हजार है। उच्च जन्म दर के कारणों को देखेंगे तो पहला जो कारण है वो है सामाजिक कारण। विवाह की सार्वभौमिकता एवं कम उम्र में विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, बेटा को प्राथमिकता आदि। अगर हम बात करें इसके आर्थिक कारणों की तो व्यापक निर्धनता, उच्च शिशु मृत्यु दर, बच्चे का बीमा के रूप में मान्यता आदि। तीसरा, निर्धनता। निर्धन समूह में बच्चों के पालन पोषण में अधिक खर्च नहीं, अतः बच्चे दायित्व नहीं बल्कि कम उम्र में कमाई के साधन और परिवार के लिए परिसंपत्ति। चौथा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। भारत में लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का अभाव, अतः बच्चों से वृद्धावस्था में अपनी देखभाल की आशा। चूंकि शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक, इसलिए ज़्यादा बच्चों की चाहत ताकि बुढ़ापे में वे माता पिता की देखभाल कर सके। पांचवा, अशिक्षा एवं भाग्यवादी। भारत में अशिक्षा के कारण लोगों में भाग्यवादी अवधारणा, जिसमें बच्चों को ईश्वर की इच्छा मानते हैं, अतः वे ईश्वर की इच्छा में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। छठा, महिला अशिक्षा। भारत में महिलाओं की शिक्षा काफ़ी दयनीय है। इस कारण वे छोटे परिवार के महत्व के प्रति उदासीन होती हैं। साथ ही उनकी आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्नता भी कम। सातवां, निष्प्रभावी परिवार नियोजन। भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु जो परिवार नियोजन उपाय अपनाए गए हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। प्रजनन रोकने के लिए
गर्भ निरोधक उपायों को अज्ञानता एवं भ्रम के कारण सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अब हम इसके जन्म दर को कम करने के उपायों को देखेंगे। शिक्षा का प्रसार। शिक्षा द्वारा विशेषकर महिला शिक्षा से जन्म दर और अंततः जनसंख्या वृद्धि के दर को नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। साथ ही उनमें रोजगार एवं छोटा परिवार के मानक को अपनाने में सहायक है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान। वृद्धावस्था में पेंशन एवं वृद्धाश्रम आदि सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान सुनिश्चित करने से बच्चों पर से निर्भरता में कमी आएगी। तीसरा, संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बेहतर पोषाहार कार्यक्रमों द्वारा शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी और यह जन्म दर को कम करने में सहायक। चौथा, परिवार नियोजन। इसके अंतर्गत परिवार द्वारा नियोजित तरीके से बच्चों को जन्म दिया जाता है, जिससे परिवार को एक या दो बच्चे को रखने के मानक की स्वीकृति जो जन्म दर को कम करने में सहायक। पांचवा, छोटे परिवारों को प्रोत्साहन। विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे सरकारी नौकरी, कम ब्याज पर ऋण, सरकारी आवासों का आवंटन आदि में छोटे परिवारों को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन देना, साथ ही बड़े परिवारों के लिए हतोत्साहित करने वाली योजना बनाई जानी चाहिए। अब हम मृत्यु दर में गिरावट के कारणों को अवलोकन करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में नियोजित आर्थिक विकास के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई है। जहां 1941-50 की अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हजार थी, जो 2013 में घटकर 7 प्रति हजार हो गई। 1951 के पश्चात मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। पहला, महामारियों पर नियंत्रण। प्रभावी दर और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रगति के कारण महामारियों पर नियंत्रण, जिससे मृत्यु दर में कमी। दूसरा, अकाल का नियंत्रण। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति कर भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय अपनाए जाते हैं, जिसके कारण अब सूखा के कारण अकाल नहीं पड़ता और भुखमरी से मौतें कम होती हैं। तीसरा, विकसित स्वास्थ्य सुविधाएं। अब जनसंख्या की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धता से मृत्यु दर में कमी। चौथा, मातृत्व सदन का प्रसार। भारत में अब संस्थागत तरीके से प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा बच्चों का प्रजनन प्रसव के समय मृत्यु दर को कम करने में सहायक। आर्थिक विकास का प्रभाव। लोगों के आय और जीवन स्तर का उत्थान, इससे स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर का विकास, जिससे मृत्यु दर में कमी। छठा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। भारत में 1950 में जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 68 वर्ष हो गई है। महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष जबकि पुरुषों में 67 वर्ष है। किसी नवजात के जीवित रहने के वर्षों की संभावना ही जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, महामारी, विज्ञान आदि के विकास एवं अन्य उपायों के द्वारा मृत्यु दर को कम करने में सफलता। बृहद जनसंख्या के निहितार्थ में अथवा जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव को दो दृष्टियों से व्याख्या की जाती है। एक दृष्टिकोण के अनुसार जनसंख्या विकास के लिए संसाधन है, जबकि अन्य दृष्टिकोण के अनुसार यह विकास के लिए बाधक है। जनसंख्या के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित है। पहले हम जनसंख्या के सकारात्मक प्रभाव को देखें तो जनसंख्या वृद्धि से श्रम शक्ति उत्पन्न होती है, जो अतिरिक्त उत्पादन में योगदान देती है। युवाओं की जनसंख्या में वृद्धि और आश्रितों की संख्या में कमी भारत के लिए एक लाभ के रूप में देखा जा सकता है, जिसे जनांकिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की संज्ञा दी जाती है। दूसरा, वृहत जनसंख्या के नवाचार यानी इनोवेशन की क्षमता में वृद्धि होती है। अनेक प्रकार के विचार और नवीन्मेषण उत्पन्न होते हैं तथा तकनीकी विकास होता है। तीसरा, वृहत श्रमशक्ति को बेहतर कौशल प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अतः वृहत जनसंख्या का आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में उपयोग हो सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि जनसंख्या में इष्टतम यानी ऑप्टिमम स्तर तक वृद्धि हो। अब हम जनसंख्या के वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। पहला जो पॉइंट है,
भारत में अशिक्षा और निर्धनता के कारण अधिकांश जनसंख्या परिसंपत्ति न होकर बोझ है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए संसाधनों की मांग बढ़ जाती है और पूंजी का संचय कम होता है। तीसरा, आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। चौथा, जनसंख्या कम होने से जीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होता है। पांचवा, यह जीवन के भौतिक गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, साथ ही देश में खाद्यान्न की मांग बढ़ाती है। छठा, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। सातवां, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आठवां, कृषि भूमि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है और खेती योग्य भूमि कम हो जाती है। नौवां, अनियोजित शहरीकरण से यातायात, अस्पताल, जलापूर्ति, बिजली, स्वच्छता आदि पर दबाव बढ़ता है। अब हम जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को देखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण हेतु मूलतः दो उपाय अपनाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक एवं सामाजिक उपाय और दूसरा, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण। आर्थिक एवं सामाजिक उपाय। अधिसंख्यित जनसंख्या का आर्थिक एवं मानसिक विकास जनसंख्या वृद्धि के कम करने में अहम भूमिका निभाता है। आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति छोटे परिवारों के लिए प्रेरणादायक होती है। निर्धनता उन्मूलन, आय का समवितरण, रोजगार के अवसरों का सृजन और औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सहायक है। उच्च आय वाले माता पिता बच्चों की संख्या के स्थान पर उनकी गुणवत्ता को महत्व देते हैं। वे कम बच्चों को अधिक बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे बच्चों की अर्जन क्षमता भी उच्च होती है, अर्थात लोगों की उच्च आय उन्हें कम बच्चों की चाहत की ओर प्रेरित करती है। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में विकास, महिलाओं की परिस्थिति में प्रगति और विवाह की उम्र सीमा में वृद्धि जैसी तीन महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जाते हैं। ये तीनों उपाय सामूहिक रूप से जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी उपकरण साबित होंगे। शिक्षा विवाह की उम्र को बढ़ा देता है, महिलाओं में रोजगार परिवार की आय में वृद्धि लाता है और माता पिता की बच्चों पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे परिवार में बच्चों की संख्या कम होने लगती है। अब हम परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रमों को देखें। इसका उद्देश्य जन्म नियंत्रण के उपकरणों पर का प्रयोग जैसे प्रत्यक्ष उपाय और शिक्षा में प्रगति एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन जैसे अप्रत्यक्ष उपायों के द्वारा जन्म दर में कमी लाना है। इसमें मुख्य रूप से शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है तथा प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात माँ एवं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पर बल दिया जाता है। इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दो उपाय अपनाए जाते हैं। प्रेरणा रणनीति, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र में वृद्धि, देर से पहले बच्चे का जन्म और दो बच्चों के जन्म में लिए अंतराल के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि माँ और बच्चों की देखभाल हो सके। इस नीति को अपनाने वाले को पारितोषित किया जाता है जिससे मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सके। दूसरा, संतुष्टि रणनीति। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में नसबंदी अभियान में निजी क्षेत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं नसबंदी सर्जनों को आमंत्रित किया जाता है। अब हम जनांकिकी लाभांश, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, देखते हैं। 2011 की जनगणना के संदर्भ में जब किसी देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या निर्भरशील जनसंख्या से बहुत अधिक हो तो ऐसे अवसर को जनांकिकी लाभांश कहते हैं। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कौशल विकास अनिवार्य है क्योंकि इसके माध्यम से युवा पर्याप्त एवं अर्थपूर्ण रोजगार प्राप्त करते हैं। कोई भी देश निम्नलिखित स्थिति में जनांकिकी लाभांश की स्थिति अवस्था को प्राप्त करता है। पहला, अधिकांश आबादी कार्यशील आयु समूह में हो। दूसरा, निर्भरता अनुपात कम हो अर्थात 15 से कम और 64 से अधिक के लोग कम हो। आयु पिरामिड में मध्य भाग में उभार हो। जनसंख्या वृद्धि में आयु संरचना में भी परिवर्तन होता है। दरअसल स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण
बच्चों के जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में अधिक बच्चों की उपस्थिति पर अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चों के लिए खाना, कपड़ा, पढ़ाई आदि पर व्यय बढ़ जाता है, जबकि इसके विपरीत जन्म दर कम होने पर इन संसाधनों को आधारभूत संरचना के विकास, उद्योग, शोध आदि में निवेश किया जा सकता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जन्म दर वृद्धि काल में जन्म लेने वाले बच्चे 15 से 25 वर्षों के अंदर कार्यशील आयु को प्राप्त कर लेंगे और अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा। जनांकिकी लाभांश की अवस्था श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। बच्चों में निवेश के स्थान पर सामाजिक संसाधनों पर निवेश होता है। महिलाओं के क्रियाकलापों में वृद्धि से जन्म दर में सामाजिक रूप से कमी आएगी। पारंपरिक रूप से जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का हम बोझ मानी जाती है, लेकिन एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परिसंपत्ति है। जनसंख्या की आयु संरचना को 3 आयु समूह 15 वर्ष से लेकर का आयु समूह बच्चों की जनसंख्या, 15 से 60 वर्ष का आयु समूह कार्यशील व उत्पादक समूह तथा 60 वर्ष से अधिक का आयु समूह वृद्ध व्यक्तियों का समूह में बांटा जाता है। बच्चा समूह एवं वृद्ध समूह दोनों ही अपनी आजीविका के लिए उत्पादक आयु समूह पर आश्रित हैं। आयु संरचना का अध्ययन श्रम शक्ति को समझने में सहायक है। 15 से 60 की जनसंख्या को कार्यशील आयु माना जाता है। इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है। देखिएगा, भारत जनसंख्या की आयु संरचना, जिसमें वर्ष है 0 से 14 वर्ष की आयु के लोग हैं, 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग और 60 से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं। जहां 2001 में 0 से 14 वर्ष में 34.33% की भागीदारी थी, वहीं 15 से 59 वर्ष में 2001 में 58.70 की भागीदारी थी और 60 से अधिक वालों की जो प्रतिशतता थी वो 6.97% थी, जो 2011 में बढ़कर 0 से 14 वर्ग के आयु वर्ग में 29 जो घट गई, 34 से 29% में आ गई, 29.40 हो गई। और कार्यशील ग्रुप जो समूह है जो 15 से 59 वर्ष का, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 62.50 हो गई और 60 से अधिक वाले जो आयु वर्ग था वो 8% पहुँच गई। अगर हम 2016 के आंकड़ों की बात करें तो यह और ज़्यादा परिवर्तित हुई है और 0 से 14 वर्ष की आयु के लोग जो हैं वो 27.73% हो गए हैं। 15 से 59 वर्ष के आयु समूह के लोग 2016 में बढ़ करके 66.33% पहुँच गए हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जो वर्ग है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है, 8.94% देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे यूपीएससी और जेपीएससी की परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।